Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will discuss about the topic which is related to your numerical problems, and it is very interesting. Okay, suppose you have two conductors of any shape, and suppose like that and like that. ये आपके पास क्या है, टू कंडक्टर्स है. इन्हें कुछ नाम दे दीजिए आप. सपोज कीजिए ये कंडक्टर आपका फर्स्ट कंडक्टर है और ये आपका सेकंड कंडक्टर. ठीक है ना, किसी भी शेप के हो सकते हैं. और इसकी जो कैपेसिटी है यानी कि कैपेसिटेंस है वो आपका C1 है. इसका जो कैपेसिटेंस है आपका सपोज कर लीजिए वो क्या है, C2 है. और आप क्या करते हैं कि इस कंडक्टर को कुछ चार्ज Q1 अवेलेबल कराते हैं और इसे हम क्या करते हैं कि Q2 चार्ज देते हैं. ठीक है ना. तो ये मानकर चलिए कि आपके इस कंडक्टर के पास Q1 चार्ज है और इस कंडक्टर के पास आपका Q2 चार्ज है. ठीक है, आइसोलेटेड है एक दूसरे से अभी. और इस चार्ज Q1 के कारण इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ अपना पोटेंशियल होगा. सपोज कर लीजिए V1 है और इसका पोटेंशियल आपका कितना है, V2 है. क्लियर है ना. अब हमें करना क्या है कि इन दोनों कंडक्टर्स को हम क्या करेंगे, या तो टच करेंगे. ठीक है ना. तो या तो आप टच कर दीजिएगा और या फिर आप क्या करिएगा, इन्हें किसी वायर से क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए. ठीक है ना. ये आपका क्या हो गया, कंडक्टिंग वायर. क्लियर है ना. अब जैसे ही आप दोनों स्फीयर्स को, दोनों कंडक्टर्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे तो ये मानिए कि अब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर चार्ज का ट्रांसफ़र हो सकता है. तो इस पर आपका चार्ज Q1 था, इसके पास चार्ज Q2 था. अब क्या होगा कि दोनों के पोटेंशियल्स V1 और V2 है, दोनों अलग अलग है. तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर चार्ज का ट्रांसफ़र आपका तब तक होगा जब तक कि दोनों कंडक्टर्स के पोटेंशियल आपके इक्वल ना हो जाए. ठीक है ना. तो सपोज़ कर लीजिए, कि इधर से आपके चार्ज का ट्रांसफ़र इधर होता है फ्रॉम वन कंडक्टर टू सेकंड, 1 to 2 की ओर. और इसकी कैपेसिटेंस जो थी आपकी वो C1 थी, एज इट इज़ रहेगी. इसका कैपेसिटेंस आपका C2 था, एज इट इज़ रहेगा. अब इसके चार्ज की अमाउंट आपकी चेंज हो जाएगी. सपोज़ कर लीजिए ये Q1 डैश है आपका और सपोज़ कर लीजिए यहाँ पर आपका Q2 डैश. अब आपको पता है कि जो आपका चार्ज का ट्रांसफ़र है वो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए. ठीक है ना. ये मैंने आपको एक प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र, चार्ज का ट्रांसफ़र कब तक होता रहता है, और वो आपको बताया गया था फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में. अब देखिएगा, तो यहाँ पर सपोज़ कर लीजिए कि इसका पोटेंशियल भी V, इसका पोटेंशियल भी V, और इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल. क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल. कॉमन पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो गया, आपका V हो गया. तो बहुत सारी चेंजिंग हुई होगी आफ्टर कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स बाय ए कंडक्टिंग वायर. तो यहाँ पर हम हेडिंग लिख लेते हैं, आफ्टर कनेक्टिंग
to conductors by a conducting वायर। और देखिए जो कंडक्टिंग वायर आप यूज़ करेंगे, हम ये सपोज करके चलेंगे कि इस कंडक्टिंग वायर की जो आपकी कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है, वो आपकी क्या है, नेग्लिजिबल है, जीरो है। हम ये मानकर चलेंगे जो भी चार्ज आपका यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा वो सारी की सारी अमाउंट चार्ज की कहाँ जाएगी, कि C2 पर जाएगी, इसके बीच में कहीं पर भी उसका कोई स्टोर नहीं होगा। ठीक है ना। अब आपको बहुत सारी क्वांटिटीज़ जो चेंज हुई है उन्हें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देन फर्स्ट क्वांटिटी हम देन फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कॉमन पोटेंशियल। क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन पोटेंशियल। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, आप यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। बिफोर कनेक्टिंग बाय कंडक्टिंग वायर क्या होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, C1 इक्वल्स टू Q1 बाय V1 इम्प्लाइज दैट Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V1, इक्वेशन फर्स्ट, एंड C2 इक्वल्स टू Q2 divided by V2 implies that Q2 equals to C2 into V2, equation number second. After connecting by conducting wire, okay, C1 will be equals to Q1 dash divided by V, implies that Q1 dash will be equals to C1 into V, and C2 also equals to Q2 dash divided by V2, and this will be equals to Q2 dash equals to C2 V. This is equation third and equation 4, where Q1 dash and Q2 dash are the charges on the conductors after redistribution of the charges. Okay, now using conservation law of electric charge, you know very well electric charge cannot be destroyed and cannot be created. Okay, so the net amount of the electric charge on the overall system will be constant. Okay, so net amount of charge before connecting wire, connecting and after connecting, that means Q1 plus Q2 will be equals to Q1 dash plus Q2 dash, implies that Q1 is nothing but C1 V1 plus C2 V2 equals to Q1 dash is C1 V and Q2 dash is C2 V, implies that V will be equals to C1 V1 plus C2 V2 and divided by C1 plus C2, which is required expression for common potential.
ओके, ये बात ध्यान रखिएगा कि यदि आपके जो कंडक्टर्स है, जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, वे आपके आइडेंटिकल नहीं हैं, तो आपको उस टाइप की प्रॉब्लम्स को इस मेथड से सोल्व करना है। जैसे आपने शुरू के चैप्टर्स में, यूनिट में आपने डिस्कस किया था कि 3 आइडेंटिकल आपके पास स्फीयर्स है, उनमें से 2 स्फीयर्स ए बी आपके चार्ज है इक्वली, और 3rd स्फीयर आपका न्यूट्रल है। जब आप उस 3rd स्फीयर सी को ए से टच करते हैं तो उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इक्वली एक दूसरे पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हाफ हाफ। फिर आप उस सी स्फीयर को आप सेकंड स्फीयर बी से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर भी उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और चार्ज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो वहाँ पर इसलिए चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि वहाँ पर आपकी जो शेप है, जो साइज़ है वो आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल साइज़ के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ से सिंप्लीफाई और भी करना होगा, क्योंकि आपके जो कंडक्टर्स की कैपेसिटी है वो रेडियस पर डिपेंड करती है, साइज़ पर डिपेंड करती है। और यदि कैपेसिटी सेम होगी तो आप ज़रा कोई सा भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, यदि कैपेसिटी सेम होगी तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका सेम होगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होने के लिए उनकी जो कैपेसिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम। तो जिन कंडक्टर्स की कैपेसिटी सेम होगी उन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, इक्वली होगा, चाहे उनकी कोई भी किसी भी टाइप की शेप है या किसी भी टाइप का आपका क्या है, साइज है। क्लियर है ना? काफ़ी अच्छा पॉइंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो ये हमने इस टॉपिक में आपको फर्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व किया, किस केस में, जब 2 कंडक्टर्स को आप कनेक्ट करते हैं बाय ए कंडक्टिंग वायर, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पार्ट की आपकी सेकंड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि आपके वायर्स के कंडक्टर्स को कनेक्ट करने के बाद जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका चार्जेस की अमाउंट बची है वो अमाउंट कितनी है, ठीक है ना। तो उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए पूरा आर्टिकल देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू।